бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего... पबजी जैसे बैटल गेम्स में जमकर हाहाकार मचाते हुए आग मूतने वाले तमाम छपरी निब्बों की फटकर चौतरफा हो जाएगी अगर रियल लाइफ में पबजी गेम खेला जाए तो। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ पबजी गेम का एक जीता जागता एग्जाम्पल, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। तो आइए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं एक नए तरीके से। दोस्तों, बाल की खाल की बजाय हम इसको कम कंफ्यूजिंग बनाने के लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहली घटना है 1991 में रशिया का टूटना। टूटना मतलब कि ऐसे समझेंगे कि रशिया 1991 से पहले एक जॉइंट फैमिली की तरह था। न केवल रशिया बल्कि 15 और देश उसके साथ जुड़े हुए थे एज अ फेडरेशन। जैसे हम देखते हैं यूएसए में इतने सारे स्टेट्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, इस यूनियन में इतने सारे कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे ही रशिया के साथ 15 कंट्रीज़ थे जो कि रशियन फेडरेशन बनाते थे। 1990 तक आते आते ये कमज़ोर पड़ने लगा, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलने लगे, अमीरी और गरीबी का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उस दौरान यानी कि 1990 के आसपास वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी, यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज़ थी, वो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रही थी, काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रही थी। तो इन सब का प्रभाव इन कंट्रीज़ पे पड़ा और 1991 में ये कंट्रीज़ रशियन फेडरेशन से टूटकर अलग हो गई। रूस से अलग होने के बाद सभी देशों के अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेटेड इशू थे। यूक्रेन इसके लिए 3 पावर्स यानी कि यूरोपियन यूनियन, नाटो और रूस के साथ एक बैलेंस्ड डिप्लोमेसी बनाकर चल रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि एक समय में एक लड़की 3 अलग अलग लड़कों के साथ अफेयर करे। अगला पॉइंट आता है वेस्टर्न वॉल फॉर्मेशन। धीरे धीरे सभी कंट्रीज़ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो ग्रुप में शामिल होने लगी। 2004 और 2007 में बड़ी संख्या में लगभग 9 कंट्रीज़, जिसमें कि चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, हंगरी, लोटाविया, पोलैंड, ऐसी कंट्रीज़ जो कि रशिया के बिल्कुल बॉर्डर को टच करती हैं, वो यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो गई। अब ये मूव रशिया के लिए काफ़ी चिंताजनक था क्योंकि यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज़ के बॉर्डर्स रशियन बॉर्डर्स की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और उसकी ताकत को बढ़ने से रोक रहे थे। और दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया वो भी अमेरिका के साथ मिल गए थे, तो एक रिंग फेंसिंग हो गई थी रशिया की। तभी 2010 में 2 बार उपचुनाव कराने के बाद यूक्रेन के चौथे राष्ट्रपति बनने वाले विक्टर यानुकोविच की एंट्री होती है और यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अब तक यूक्रेन पूरी तरह यूरोपियन यूनियन में जुड़ने का मन बना चुका था। यहाँ तक कि यूक्रेन की पार्लियामेंट की मेजॉरिटी भी इस पक्ष में थी कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ पॉलिटिकल एक्सेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देना चाहिए। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच इससे बिल्कुल सहमत नहीं दिखते थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के बजाय यूक्रेन को दोबारा रशिया से जुड़ जाना चाहिए, जिसका बेहद तीखे स्वरों में विरोध किया गया। न सिर्फ विरोध किया गया बल्कि ऐसे राष्ट्रपति को हटाने की भी मांग की गई। इसके लिए उग्र दंगे किए गए, उग्र विरोध किया गया, जिसको कहा गया रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी। फिर शुरू हुआ घुसने घुसाने का खेल। राष्ट्रपति को हटाए जाने के बाद यूक्रेन में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी छा गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए रूस तुरंत यूक्रेन के एक छोटे से निचले हिस्से क्रीमिया में गया। वहाँ पे जाते ही वहाँ की पार्लियामेंट को कब्जे में किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और वहाँ पे एक रूस समर्थित प्राइम मिनिस्टर को इंस्टॉल किया। और उस प्राइम मिनिस्टर ने क्रीमिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया और तुरंत रशियन फेडरेशन में एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिए। इसके बाद सिचुएशन यूक्रेन के लिए और ज़्यादा टफ हो गई। क्रीमिया खोया ही था तो अचानक एक बड़ा एरिया डोनबास रीजन, जो कि डोनेट्स्क और लोहांस्क 2 बड़े प्रांतों से मिलकर बनता है, वहाँ पर भी वॉर छिड़ गई। क्योंकि डोनबास रीजन में ऑलरेडी रशियन एथनिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो रशियन सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिस वजह से रशियन सपोर्टर्स कुछ फोर्सेस के साथ मिलकर डोनबास के पार्लियामेंट को घेर लेते हैं, वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं और वहाँ एक सो कॉल्ड रेफरेंडम करा के उसको एक फ्री रिपब्लिक घोषित कर देते हैं। तब से रशिया इसके पीछे लगा हुआ है और कल
24 फरवरी को रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो इन दोनों क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक मानेगा, और जैसे क्रीमिया में रेफरेंडम करवा के उसको अपने हिस्से में लिया था, उसी प्रकार इनको भी अगर रेफरेंडम से ना सही तो युद्ध से सही अपने कब्जे में ले लेगा। बॉर्डर्स पे बफर जोन बनाने के अलावा यूक्रेन काफ़ी रिच कंट्री है रिसोर्सेज के मामले में, तो इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूक्रेन की सीमाएं ब्लैक सी से भी मिलती हैं, जहाँ पे गर्म पानी के पोर्ट्स हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। अत्यधिक ठंड के मौसम में नवल ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी पोर्ट है, तो इस पर भी रशिया की नज़र है। दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव भी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार इसे क्राउन ज्वेल ऑफ रशिया कहा है, क्योंकि प्राचीन रूस की सभी शहरों की जननी इसी शहर को कहा गया है। एक ये कारण भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। दोस्तों, ये था यूक्रेन और रशिया के बीच का विवाद। क्या कारण थे शुरू से लेकर अंत तक बिना बाल के खाल उतारे। तो दूसरे वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।